अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नस्ट की नेट 2 2026 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 31 दिसंबर को पहला पेपर था, पहला डे था जिसमें बच्चों ने जाके आपके पास नस्ट का टेस्ट अटेम्प्ट किया था। और आज 1 फरवरी 2026 को दैट वाज डे 2। और डे 2 को काफी सारे बच्चे जो आपके पास एमसीक्यू सॉल्व करके आए, पेपर अटेम्प्ट करके आए, उन्होंने आके बताया कि ज्यादातर जो एमसीक्यूज थे वो किन किन टॉपिक से आपके पास आए। और उन क्वेश्चंस को फिर रिक्रिएट करके मेरे बेटे आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है, ताकि आप लोग अपने आने वाले दिनों में जो नस्ट के पेपर्स आने वाले हैं, जो नस्ट के टेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छी सी प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, ये है वो एमसीक्यूज, वो चंद एमसीक्यूज जो कि आज के दिन में ज्यादातर रिपोर्ट किए गए, जो कि बच्चों ने आके आपके पास रिपोर्ट किए कि भाई ये वो एमसीक्यूज थे जो उन्होंने एमसीक्यूज देखे कि भाई आज के दिन के पेपर में उनको जो नजर आए। ज्यादातर बच्चों ने रिपोर्ट किया, उनका एमसीक्यूज हमने यहाँ पे कंपाइल किया और आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं ताकि आप लोग इससे मुस्तफीद हो सके। लेकिन अगर आप इसके अलावा नेस्ट की नेट 1 और उसके अलावा पास्ट पेपर्स के जो आपके फिजिक्स के मोर देन 400 क्वेश्चंस की मैराथन अगर देखना चाहते हो, तो वो मैराथन मेरे बेटे हमारे पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको डिटेल्स में नीचे गिवन होगा हाउ टू ज्वाइन अ बैच सो दैट यू कैन अवेल दैट मैराथन टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन नस्ट 2 2026। चले स्टार्ट करते हैं अपने पास कि भाई कौन कौन से एमसीक्यूज आज हम लोगों को देखने को मिले। लेट्स बिगिन विद दिस। इस एमसीक्यूज में आपसे कह रहे थे हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। पहले तो मुझे देखते ही पता लग गया कि भाई चूंकि हाफ लाइफ लिखा हुआ आ गया, हाफ लाइफ हम किसे कहते हैं? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि हर वक्त अपने अंदर से क्या कर रहा होता है, रेडिएशन इमिट कर रहा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि हर वक्त अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर रहा होगा, वो अल्फा बीटा गैमा किसी भी फॉर्म में मिशन हो रही होती है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट आहिस्ता आहिस्ता टूटता रहता है, डिके होता रहता है। और एक पॉइंट आता है कि जब ये आधा रह जाता है, जितना भी आपने लिया होगा उसका कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। जितनी देर में ये आधा रह जाता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, आपके पास हाफ लाइफ। अब सवाल क्या कह रहा है कि भाई आपके पास हाफ लाइफ जो है वो कितनी है, 10 डेज है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि 10 दिन के अंदर कितना हो जाता है, हमारे पास आधा हो जाता है एग्जैक्टली। कह रहे हैं अब आपके पास व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल रिमेन्स आफ्टर 30 डेज। अच्छा जी, कितना फ्रैक्शन बाकी रह जाएगा 30 दिनों के बाद। आइए जरा चेक करते हैं। इसको करने का आसान तरीका हमारे पास बेसिक सा क्या कि भाई लेट्स से मेरे पास ये कोई सैंपल था और इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 10 डेज है। जब 10 दिन गुजरे, जब 10 दिन गुजरे तो आपके पास ये कितना रह जाएगा सर, आधा रह जाएगा। आधा रह जाएगा, आधे का मतलब जितना भी वो सैंपल था उसका कितना रह जाएगा, अब आपके पास हाफ रह जाएगा। अब जब 10 दिन दोबारा से गुजरेंगे, जिसका मतलब टोटल हो जाएंगे 20 डेज, हम ये बोलेंगे कि भाई ये एक हाफ लाइफ हो चुकी थी, अब कितनी, 2 हाफ लाइफ का टाइम गुजर चुका है। जब 2 हाफ लाइफ का टाइम गुजर चुका है तो इसका भी आधा रह जाएगा। अब आधे का आधा क्या मतलब, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा सर, आपके पास 1/4। सिमिलरली जब एक दफा और 10 दिन गुजरेंगे, जिसका मतलब हमारे पास 30 दिन हो जाएंगे या फिर 3 हाफ लाइफ पूरी हो जाएंगी, तो तब आपके पास इसका भी आधा रह जाएगा। यानी कि 1/4 का भी आधा कर दो तो फ्रैक्शन में कितना फ्रैक्शन रह गया आपके पास सर, 1/8 रह गया है। 1/2 नहीं रहता, 1/4 नहीं रहता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन सी 1/8। मेरे बेटे ये जो टॉपिक है आपके पास, ये टॉपिक आपके पास फॉलो करते हैं फिजिक्स के चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, जो कि आप लोगों को बैच के अंदर क्लासेस में बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर सर बिलाल जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था। और न ही सिर्फ आपके पास एक्सप्लेन किया था, बल्कि ये और इस जैसे काफी ज्यादा एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस शीट के तौर पे भी दिए गए थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं अगर आपके पास अपने पोर्टल पे चेक भी कर लूं, तो भाई हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स की कम से कम भी 4 प्रैक्टिस शीट्स अपलोड की गई हैं दैट कंटेन्स मोर देन 200 क्वेश्चंस ऑफ ओनली न्यूक्लियर फिजिक्स, ताकि आप लोग इस चैप्टर को इतना असबर करके चले जाओ कि नस्ट क्या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल बनते हो। एनीवेज लेट्स मूव ऑन और देखते हैं भाई क्या क्या सवाल हमारे पास देखे गए। अब देखें न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और सवाल, कह रहे हैं यूरेनियम 238 अंडरगोज अल्फा डिके, यानी कि रेडियो एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी सिर्फ कैसी हो रही है, हमारे पास उसमें से अल्फा रेडिएशंस निकलनी है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल्स कौन होते हैं सर? अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ऑन रिसर्च वी फाउंड आउट कि अल्फा पार्टिकल्स कौन होते हैं, हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। अगर ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं तो समझो भाई यूरेनियम 238 में से जब आपके पास एक अल्फा पार्टिकल लिमिट हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल लिमिट होने का मतलब He42 उसमें से निकल गया, तो अब जो ऊपर चीज बाकी रह जाती है, अब आप खुद सोचें अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इसका मतलब एटॉमिक मास कितने गुना कम हो रहा है, 4 टाइम्स कम हो रहा है। तो 238 में से 4 को माइनस कर दें, क्या बच जाएगा सर आपके पास 234, और नीचे नीचे जो भी होगा उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। फिलहाल नीचे का में काम नहीं है क्योंकि सवाल में उसका जिक्र नहीं है। एनीवेज आगे चलते
होते हैं। अब ये देख रहे हैं कि भाई 234 आना चाहिए, हमारे फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए 234। तो 234 मुझे साफ नजर आता है कि भाई आपके पास ऑप्शन ए के अंदर मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना जाएगा हमारे पास कि जब अल्फा डिके हो रहा है तो इसमें से बच जाएगा थोरियम 234। डन हो गया सर जी, यहां तक तो बात समझ में आती है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और थोड़ा डिफिकल्टी भी चेक करते हैं बढ़ती जा रही है कि नहीं। अब अगले सवाल में कह रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ। ये ओजोन लेयर क्या होती है सर? हम लोगों को कोई मेरे ख्याल से 2-3 क्लास की साइंस में हमारी साइंस टीचर ने पढ़ाया था कि अर्थ के बाहर एक ऑक्सीजन की प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है। ऑक्सीजन की भी कौन सी? O3 की। ठीक है, ओजोन O3 होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। एक ब्लैंकेट की तरह मौजूद है हमारे पास, जैसे हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, O3 कहते हैं या फिर ओजोन लेयर कहते हैं आपके पास। इस ओजोन लेयर का काम क्या होता है? जो हमसे दूर सूरज है ना, उस सूरज से हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही हैं, जिनमें से कुछ हमारे लिए काम की भी है और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी है। यूजफुल और हार्मफुल दोनों मौजूद होती हैं। उनमें जो हार्मफुल इंसानों के लिए सबसे ज्यादा होती है वो होती है आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का क्या काम होता है समझना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हमारे पास हमारी स्किन को अटैक कर सकती हैं और स्किन को बर्न भी कर देती हैं आपके पास, जिसकी वजह से अगर आप देखो, आप जितने भी आज के दौर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते होगे, आप जितनी लड़कियां मौजूद हैं या सनस्क्रीन यूज करते होगे, उसमें हमेशा लिखा हुआ होता है कि यूवी प्रोटेक्टेड। उसमें क्या चीज की प्रोटेक्शन दी हुई होती है? यूवी की। क्योंकि यूवी अगर आपकी बॉडी पे ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा तो वो आपकी स्किन के अंदर हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर सकता है, विच कैन लीड टू स्किन कैंसर। ठीक है, तो आपके पास अगर यूवी रेस से हम ज्यादा एक्सपोज हो गए तो क्या बन जाएगा? स्किन कैंसर बन जाएगा। सवाल कह रहा है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ये भी सर हमें बचपन की साइंस की टीचर ने पढ़ाया था कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है। इस तरह से सब नहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो इसका मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इसका मतलब उसकी थिकनेस कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन जो पहले स्टॉप की जा रही थी अब उतनी नहीं स्टॉप हो रही। पहले तो ज्यादातर मैक्सिमम यूवी रेडिएशन ब्लॉक हो जाती थी, अब वो ब्लॉक नहीं होती है, वो अर्थ तक पहुंच जाती है। जब वो अर्थ तक पहुंच जाती है तो अर्थ के ऊपर मौजूद लोगों के ऊपर क्या कर रही है? उनकी स्किन को इफेक्ट कर रही है और उनमें कॉज कर रही है स्किन कैंसर, ना कि लंग कैंसर, ना ब्रेस्ट, ना बोन। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्किन कैंसर हमारे पास इफेक्ट कॉज कर रही है भाई यूवी रेडिएशन। ठीक है, सवाल में यूवी का जिक्र नहीं था, लेकिन ओजोन लेयर के थ्रू मैंने आपको यूवी का भी जिक्र समझा दिया साथ साथ। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। हाँ भाई, कह रहे हैं हाउ मेनी क्वार्क्स आर प्रेजेंट इन अ प्रोटॉन। अच्छा जी, क्वार्क कितने प्रेजेंट होते हैं एक प्रोटॉन के अंदर? तो मेरे बेटा याद रखना, ये आपके पास बेसिक एक फैक्ट है। अगर क्वार्क की बात की जाए तो आपके पास एक प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। अच्छा, 2 अप क्वार्क होते हैं और एक कौन सा होता है? डाउन क्वार्क होता है हमारे पास एक प्रोटॉन के अंदर। ये हमारे पास एक प्रोटॉन की सिंपल सी कंस्ट्रक्शन होती है। अब अप क्वार्क के बारे में भी थोड़ी सी चीजें याद कर लो ताकि कल को तुम्हें सब कहीं पे पूछे जाए तो समझ में भी आए। लेकिन ये वो चीज है जो कि मेरे ख्याल से जो बैच का स्टूडेंट है शायद उसके लिए तो कोई नई नहीं होगी, उसको तो ये सभी पता है। अप क्वार्क जो होता है मेरे बेटे, उसके ऊपर चार्ज पाया जाता है +2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, जबकि डाउन क्वार्क जो होता है हमारे पास, डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज पाया जाता है आपके पास -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। अब अगर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 2 अप क्वार्क हैं, यानी कि 2 +2/3 ई चार्जेस हैं और एक डाउन क्वार्क है यानी कि एक -1/3 ई चार्ज है। एलसीएम 3 बन जाएगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और -1 3। ये हो गया आपके पास 3/3 ई, यानी कि किसके बराबर हो गया? ई के। जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सॉरी प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि किसके बराबर होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है हमारे पास +1.67, सॉरी माय बैड, 1.6 ओनली। ठीक है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 19 कूलम, दैट इज व्हाट द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज एंड दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। और यहाँ पे कॉम्पोजिशन याद रखनी है आपने कि भाई आपके पास क्वार्क्स कितने होते हैं एक प्रोटॉन के अंदर? 3, 2 अप होते हैं और एक डाउन होता है। तो टोटल क्वार्क्स कितने हो गए हमारे पास एक प्रोटॉन में? ऑप्शन बी 3 क्वार्क्स हो गए सर आपके पास। डन हो गया। और आगे देखते हैं आपके पास क्या है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई, मेरे ख्याल से आज न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स को तो पकड़ के रखा है नस्ट वालों ने। खैर बैच वाले स्टूडेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं थी। जितने भी बच्चे बैच के अंदर बैठे हुए एटॉमिक और न्यूक्लियर को, तो मेरे ख्याल से सर आपके पास 2 अलग अलग टीचर्स ने आपको पढ़ाया था मेरे भाई। तो आप लोगों के लिए तो ये वाले सवाल निकालना कोई मुश्किलात की समझ लो कि मुश्किल का पार्ट ही नहीं रहा, कोई मुश्किल नहीं रहा कि आपके पास कि भाई इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। एनीवेज, बट लेट्स टॉक अबाउट एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू लिसन टू दिस वीडियो एंड मेक इट यूजफुल फॉर देयर अपकमिंग डेज ऑफ नेट। तो भाई आपके पास सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम, कौन सा ऐसा रेडियस है लेकिन एंगस्ट्रॉम के अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर रेडियस कौन सा है? डज नॉट सेटिस्फाई बोहर्स ऑर्बिट कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए बोहर भाई की ऑर्बिट कंडीशन क्या है और देखते हैं।
तो उसको हम लोग कहते हैं बोर्स रेडियस भी, या हाइड्रोजन रेडियस ड्यू टू बोर। अब बोर्स रेडियस या हाइड्रोजन रेडियस हम कैसे निकालते हैं? बोर्स आप कहते हैं कि हाइड्रोजन के किसी भी शेल का जो रेडियस है, एनएच शेल का मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी शेल का निकाल सकते हो, एनएच शेल का जो रेडियस है वो बराबर होता है एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम। डन हो गया सर। अब ये जो एन स्क्वायर है इसका मतलब है आपके पास ये एन है, एन का मतलब क्या है? एन है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है सर? इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रहे हैं? आसान जबान में नंबर ऑफ शेल। आसान जबान में क्या होता है भैया? आपके पास नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि आपके पास कौन से शेल में या कौन से ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पहले में तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब सर सबसे छोटा रेडियस तो हो जाएगा पहले शेल का, बिल्कुल ऐसी है। फिर दूसरे के लिए 2 रखेंगे तो वो 4 बन जाएगा, यानी कि हमारे पास सबसे छोटा रेडियस तो 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इससे छोटा नहीं हो सकता। सेकंड का भी निकालेंगे तो वो इससे बड़ा ही आएगा, जाहिर सी बात है। 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरे वाले के लिए 9 से मल्टीप्लाई होगा, चौथे वाले के लिए 16 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास। डन होता है सर, बात समझ में आती है? तो इसका मतलब रेडियस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाएगा। सबसे छोटा रेडियस जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा हमारे पास? 0.53 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इससे छोटा एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। सवाल कह रहा है कौन सा हाइड्रोजन का रेडियस नहीं है? 0.53 है, बिल्कुल है सर, क्योंकि ये तो पहले शेल का है। 2.12 भी हो सकता है क्योंकि ये 0.53 से तो बड़ा है, ठीक है, हो तो सकता है, ठीक है। 0.25 ये नहीं हो सकता सर, क्यों? बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 0.53। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी 0.25 आपके पास जो एंगस्ट्रॉम है, ये हाइड्रोजन का रेडियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Why? Because it is smaller than 0.53, which is the smallest हाइड्रोजन रेडियस। ठीक हो गया? हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है आपके पास। आए आगे चल के देखते हैं कि भाई आगे और क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। डन, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास दिया गया, चलो और थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन स्टिल वी आर इन सेकंड ईयर टॉपिक्स। मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.5 टेस्ला है। एक्सप्रेस दिस इन गॉस, गॉस के अंदर एक्सप्रेस करके दिखाइए। आओ करते हैं। देखो अब यहाँ पे टेस्ला और गॉस ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के आपके पास यूनिट्स होते हैं। अब इनका रिलेशनशिप क्या है वो समझ लेते हैं। 1 टेस्ला जो होता है मेरे बेटे, ये बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस के, या 10,000 गॉस के। सवाल कह रहा है 0.5 टेस्ला किसके बराबर होगा? अरे तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल नहीं हो गया सर। 0.5 को 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये गॉस में मिल जाएगी वैल्यू। तो 0.5 टेस्ला बराबर हो जाएगा एक तरीके से 5, और 10 की पावर बन जाएगी 3, क्योंकि पॉइंट आगे जाएगा, 10 की पावर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब तकरीबन 5000 गॉस के बराबर आ रहा है 0.5 टेस्ला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? अरे ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है तो करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, विच इज 5 एक्सपोनेंट 3 गॉस। डन हो गया सर जी, यहां तक तो बात समझ में आती है हमारे पास। अच्छा, अब आपके पास आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल हमें नजर आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मुझे ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही नजर आ रहा है। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपके पास, अच्छा राइट हैंड रूल अपने जहन में भी बिठा लेते हैं पहले, तो कैसे यूज करेंगे। कह रहे हैं इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, उसको मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं। अच्छा एक्स एक्सिस में कहां से? एक्स एक्सिस का मतलब वो राइट साइड पे भी जा सकता है, वो लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स होती है, ये नेगेटिव एक्स होती है। डन हो गया सर। अच्छा कह रहे टूवर्ड्स अ कॉइल, अच्छा एक कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। ओके, ये कॉइल आ गया हमारे पास, कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। अब कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं तो अगेन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है सर? आपने मैग्नेट यहीं पे क्यों बनाया? ये मैग्नेट यहाँ पे भी तो बनाया जा सकता था, तो टूवर्ड्स द कॉइल लेफ्ट हो जाता। यहाँ बनाया तो टूवर्ड्स द कॉइल राइट हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल का क्रक्स समझने के क्रक्स क्या है आपके पास, ताकि हमें आगे भी समझ में आए कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। एनीवेज ये मैग्नेट यहाँ भी बनाया जा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लेफ्ट साइड पे बनाया, ठीक हो गया। कह रहे द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? देखो पहली बात तो ये समझना सबसे पहले, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमें निकालना किसने सिखाई? वो हमें निकालना सिखाई है लेंज साहब ने अपने लेंज लॉ में। लेंज लॉ को आसान तरीके से पढ़े तो वो पता है क्या है? सबसे आसान तरीका याद रखने का सिखाता हूं, आने वाले को आने ना दो, जाने वाले को जाने ना दो। आओ समझना कैसे। देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई ये जो आपके पास मैग्नेट है, ये ऐसा है कुछ कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अगर मैं इस मैग्नेट को करीब लेके जाऊंगा इस कॉइल के, तो इस कॉइल के अंदर ईएमआई आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगी आपके पास, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है, ये कॉइल भी मैग्नेटाइज होगा। जब मैग्नेटाइज होगा तो इधर भी कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ पोल नॉर्थ पोल कुछ तो बनेगा ना आपके पास। क्या बनेगा वो चेक करते हैं। वो बताया लेंज साहब ने। लेंज साहब ने बोला आने वाले को आने ना दो, नॉर्थ को अपने पास कौन नहीं आने देगा? नॉर्थ। तो इसका मतलब अगर नॉर्थ करीब नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा होगा इस कॉइल को, तो ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा आपके पास, और ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा साउथ। लेकिन अगर ये उल्टा होता,
फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट कुछ इस तरह से होता, साउथ या नॉर्थ होता और उसको मैं करीब लेके जा रहा होता, तो साउथ अगर करीब जा रहा है तो लेंस लॉ क्या कहता है, आने वाले को आने ना दो। साउथ अगर करीब जा रहा होता तो यहाँ पे भी क्या बन जाता, हमारे पास साउथ पोल बन जाता। इसका मतलब क्या, वो कौन सा पोल हमारे पास अप्रोच कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होने वाली है। कौन सा पोल अप्रोच कर रहा है और करीब आ रहा है कि दूर जा रहा है। अब एक और चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता है कि ये इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जा रहा हूं, तो जाने वाले को जाने ना दो। नॉर्थ को अपने पास से कौन नहीं जाने देगा सर, साउथ नहीं जाने देगा, तो फिर ये साउथ पोल बन जाता है आपके पास इस तरीके से। तो दैट्स हाउ लेंस लॉ वर्क्स इन द केस ऑफ अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। तो इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देखनी है तो वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। पहला तो वो डिपेंड कर रही है कि पोल कौन सा है, पोल कौन सा है, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है कि पोल करीब आ रहा है कि आपके पास दूर जा रहा है। आती बात समझ में? तो भाई क्या आंसर हो जाएगा, ए कह रहा है पोल ऑफ मैग्नेट एंड डायरेक्शन। सर यही तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, पोल ऑफ मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मुझे आज भी याद है कि इस वाले टॉपिक की रिकॉर्डिंग मैंने अपने पास बैच के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की चैप्टर में जब देखी थी, तो कोई मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सर ने करवाए थे सिर्फ ये चेक सही से समझाने के लिए कि भाई किस तरीके से हमारे पास हम लोग पोल्स डिसाइड करते हैं और लेंस लॉ को अप्लाई करते हैं और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालते हैं आपके पास। ये चीज हमारे पास बाकायदा दो दो दफा आपको पढ़ाई जा चुकी है। उन बच्चों को जो कि हमारे पास बैच का शुरू से पार्ट थे, उनको तो बाकायदा दो दफा ये चैप्टर कंप्लीट करवाया गया और अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, और इनके टेस्ट भी लिए गए। और मजे की बात, आपके पास न सिर्फ टेस्ट बल्कि एफएलपीज भी प्रोवाइड किए गए थे आपके पास बैच के अंदर स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बैच के स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे बेटे हमारे पास ये सवाल कोई मुश्किल रहा होगा। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। अच्छा भाई, सवाल आ गया गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगला ही टॉपिक आ गया करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। कह रहे गैल्वेनोमीटर की एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 50 ओम्स है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितनी आ गई मेरे पास, 50 ओम्स आ गई। डन हो गया सर। कह रहे गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पेयर। करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है वो कितना है, 1 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब होता है मेरा भैया 10 की पावर -3। डन हो गया सर। कह रहे व्हाट शंट रेजिस्टेंस, कितनी शंट लगाऊं मैं इसके अंदर कि क्या हो जाए, इसको एम मीटर बना दें जो कि कितनी रीडिंग दे आपके पास, 5 एम्पियर की रीडिंग दे। तो करंट जो इसने मेजर करना है वो कितना करना है, 5 एम्पियर। देखो आपके पास किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम पैरेलल के अंदर एक बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो अगर आपके पास, ये बात समझना, किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल के अंदर बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस लगाई जाती है जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एक एम मीटर के अंदर आपके पास, जो कि करंट मेजर करता है। और इसमें जो शंट रेजिस्टेंस लगाई जाती है उसका फॉर्मूला दिया जाता है इस तरीके से, आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आई जी करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना है सर, 1 एक्सपोनेंट -3। डन हो गया। आर जी कितना है सर हमारे पास, 50। और डिवाइड में कौन है हमारे पास, डिवाइड में हमारे पास आई है 5 एम्पियर माइनस आई जी है 1 मिली एम्पियर, या फिर 1 एक्सपोनेंट -3। इसको मैं और खोल के लिखूं फर्दर तो 0.001 हो जाता है। डन हो गया सर। ऊपर देखिए क्या बनेगा, ऊपर हो जाएगा 50 एक्सपोनेंट -3। अब जरा खुद से सोचो, देखो सर वैसे अगर बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी हो तो फंस जाएंगे यहाँ पे। तो ये तो बन जाएगा कोई हमारे पास 4.999। अब ये तो सर हम लोगों ने पढ़ी नहीं कहीं पे भी आपके पास, ऐसी डिवीजन तो याद। अरे तो भाई अप्रोक्सीमेट डिवीजन कर लो यार। अप्रोक्सीमेट डिवीजन क्या कहती है, अप्रोक्सीमेट डिवीजन कहती है भैया इसको 5 मान ले यार। 5 मान लिया, 5 1 5, 5 10 50, 10 एक्सपोनेंट -3 आंसर आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 10 एक्सपोनेंट -3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 एक्सपोनेंट -3, जो कि बन जाएगा कितना, 10 की पावर -2। डन हो गया। खोल के लिखे सर 0.01, और चूंकि रेजिस्टेंस निकाली है तो यूनिट लग जाएगा ओम्स का। तो शंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 0.01 ओम्स। तो अगर मैं 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो ये गैल्वेनोमीटर एक एम मीटर बन जाएगा, जो कि कितना करंट मेजर करने लग जाएगा अब हमारे पास, 5 एम्पियर। पहले इतना सा करता था 1 मिली एम्पियर, अब मैंने इतनी शंट लगाई तो अब कितना करने लग गया भैया, 5 एम्पियर का करंट मेजर करने लग गया आपके पास। और इसका भी आंसर पहले ऑप्शन में लिखा है आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 0.01 ओम्स। ठीक है भाई। और दिखाएं सर, क्या आपके पास आज नेट टू ने थ्रो किया हमारे ऊपर। हाँ जी, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं। ओके ओके सर, ये आ गई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलरली एंटर होते हैं। अब पहली बात तो ये बात याद रखना कि इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉर्थ पोल। मान लो अगर तुम किसी स्क्रीन को देख रहे हो अभी मेरे पास बैठे हो और मेरी चीज सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो अपने पास, तो तुम नॉर्थ पोल हो और तुम्हारे सामने जो हाथ में मौजूद स्क्रीन है वो तुम्हारे लिए साउथ पोल है। तो इसका मतलब लाइंस तुमसे निकल के स्क्रीन के अंदर जा रही हैं, जिसको हम इनटू द पेज या इनवर्ड भी कहते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। डन हो गया सर। और परपेंडिकुलरली कौन एंटर होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है भैया
और कौन एंटर हो रहा है हमारे पास, एक प्रोटॉन एंटर होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब सर कौन एंटर हो रहा है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन का मतलब कौन एंटर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा और प्रोटॉन जब एंटर होगा तो क्या होंगे, जब प्रोटॉन एंटर होता है तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल हमें ये कहता है कि भाई आपकी लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, जो शहादत वाली उंगली है, जो पहली फिंगर होती है, वो इंडेक्स फिंगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी कि इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ जाए। डन हो गया सर। आपकी जो मिडिल फिंगर है, वो मिडिल फिंगर कहां जाए हमारे पास, प्रोटॉन की डायरेक्शन में चली गई सर। तो आपका जो थंब है, लेफ्ट हैंड का जो थंब खोलेगा, वो जिस डायरेक्शन में खोलेगा वो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब प्रोटॉन का डाइवर्ट हो जाएगा, अपवर्ड्स डाइवर्ट हो जाएगा हमारे पास। डन हो गया सर। क्यों, क्योंकि थंब हमारे पास अपवर्ड बोल रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल सिंपल था। अब इसी लेफ्ट हैंड रूल को तो आपके पास बनाया गया था हमारे पास किसके लिए, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव चल जाता है, नेगेटिव उसके उल्टे चले जाते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव ऊपर गया है तो नेगेटिव कहां चला जाएगा सर, वो नीचे चले जाएगा, यानी कि ये क्या कर्व हो जाएगा, डाउनवर्ड कर्व हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के बाद। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही कर्व होंगे, लेकिन क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, नहीं सर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्व होंगे। डन हो गया। जब दोनों ऑपोजिट में कर्व होंगे तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ कर्व इन सेम, नहीं सेम नहीं सर, ऑपोजिट। ऑपोजिट तो ऑप्शन बी कह रहा है ऑपोजिट में होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, कि दोनों भाई आपके पास कर्व होंगे और किन डायरेक्शंस में होंगे, हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। डन हो गया सर। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, तक तो आसान है, बहुत इजी पीसी लेमन स्क्वीजी चल रहा है भाई। आओ आगे चलते हैं और देखते हैं नस्ट ने क्या थ्रू किया आज। कह रहा है बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, ठीक हो गया, एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम्स। कह रहा व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन इट इज एन ओपन सर्किट। वाह, बहुत ही आसान सवाल लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी। क्यों, क्योंकि जिस बच्चे ने ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसके लिए तो ये मतलब समझ लो आंखें बंद करती, पढ़ते ही जवाब आ जाएगा इसका। और वो समझना कैसे, देखो ईएमएफ और जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो तीन तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तीन तरह से कैसे सर, पहला तरीका क्या होता है, ईएमएफ वोल्टेज से ग्रेटर होता है। कब, जब आप बैटरी के साथ कोई कनेक्ट करते हो लोड, ठीक है, बैटरी के साथ कोई लोड कनेक्ट करते हो, यानी कि बैटरी आपके पास किसी लोड को चला रही होती है, तो ईएमएफ बड़ा हो जाता है वोल्टेज से। सिमिलरली ईएमएफ छोटा होता है वोल्टेज से, कब, जब उसी बैटरी को लोड बना दें, यानी कि बैटरी को चार्ज करने लग जाए। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो जाता है आपके पास, और ईएमएफ क्या हो जाता है हमारे पास, छोटा। सिमिलरली अगर कोई कनेक्शन ही लगाया हुआ, ओपन सर्किट छोड़ दिया, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, या फिर आपने क्या रखा हुआ है, एक ओपन सर्किट रखा हुआ है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज है वो इक्वल हो जाते हैं। अब सवाल कह रहा है ईएमएफ कितना है भाई आपके पास, 12 वोल्ट का, तो पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा जब ओपन सर्किट है। तो सर ओपन सर्किट में तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, तो जितना ईएमएफ उतना टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 12, विच इज ऑप्शन सी 12 वोल्ट्स। डन हो गया सर, यहां तक भी बात समझ में आती है। और दिखाएं नस ने आज क्या थ्रो किया है भाई। कह रहे इफ अ चार्ज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होता है, कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जिसके अंदर हम मानते हैं कि कोई चार्ज इंक्लोज्ड है, एक या मल्टीपल चार्जेस इंक्लोज्ड है, हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस इंक्लोज हो, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस इंक्लोज होते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं भाई एक चार्ज है, ये सवाल खुद क्या कह रहे हैं भाई, कितने चार्ज है, एक चार्ज है। जब एक चार्ज की बात हो रही है तो मैं गॉसियन सरफेस, जो कि कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस हो सकता है, उसमें एक चार्ज को इंक्लोज कर दिया। डन। कह रहे इज मूव्ड अवे, इस चार्ज को मैंने क्या कर दिया, इस गॉसियन सरफेस से बाहर निकाल दिया, वो दूर ले गया। अब जब दूर ले गया तो चार्ज यहां जा चुका है और गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बाहर है, गॉसियन सरफेस यहाँ है। अब पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि फ्लक्स कितना होगा, किसके थ्रू, सर सरफेस के थ्रू। सर सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा, जो कि इनक्लोज्ड होता है, चार्ज कौन सा, जो कि इनक्लोज्ड होता है, किसमें इनक्लोज्ड होता है, इन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में तो सर चार्ज ही नहीं है, आपने तो गॉसियन सरफेस से बाहर फेंक दिया चार्ज को उठा के। जब बाहर फेंक दिया तो कोई चार्ज ही नहीं रहा, जब कोई चार्ज ही नहीं रहा तो ये हो जाएगा 0.एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब कोई फ्लक्स ही नहीं रहेगा उसमें। फ्लक्स तो तब होता है ना सर कि जब कोई चार्ज आपके पास इस गॉसियन सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करता, गॉसियन सरफेस के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है चार्ज, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का फ्लक्स खत्म हो गया हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीजेस, नहीं सर डिक्रीजेस, रिमेन द सेम या बिकम 0। सर 0 हो गया, खत्म हो चुका है फ्लक्स हमारे पास। पहले जब चार्ज अंदर था सरफेस के तब तो था, अब तो खत्म हो गया हमारे पास, सिंपल सी बात है। डन हो गया, यहां तक तो सर बात समझ में आती है। और अभी तक अगर हम लोगों ने सर थोड़ा सा गौर किया तो आज सेकंड ईयर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिक एमसीक्यूज देख लिए हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज देखे हम लोगों ने इससे पीछे, न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स के एमसीक्यूज देखे हम लोगों ने इससे पीछे। अब देखते हैं आगे और क्या थ्रो किया आज नस्ट के पेपर ने हमारे ऊपर, ठीक है भाई। हाँ जी सर जी।
तो अगला सवाल जो आपके पास आज के दिन में 1 फरवरी को नेट 2 के एग्जाम 2026 वाले में देखा गया है, वो क्या है दिखाएं जरा। यंग डबल स्लिट आ गए भाई, फर्स्ट ईयर आ गई हमारे पास, ठीक है। कह रहे हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है भाई। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर? सर ये भी आपको बकायदा बैच के अंदर रिसेंटली ही पढ़ाया गया था टॉपिक। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो स्लिट्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उससे मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवाते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रख देते हैं। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आपके पास स्लिट से डायफ्रैक्ट होकर ऐसे निकलती है। मान लो कोई दो लाइट रेज किसी पॉइंट पे यहां जाके मिल गई, जहां जाके मिली वहां पे हमने एक स्क्रीन खड़ी कर दी, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने एक स्क्रीन खड़ी कर दी आपके पास, ठीक हो गया सर। और जहां पे दोनों लाइट रेज जाके मिलती हैं वहां पे फ्रिंजेस बनती हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ब्राइट फ्रिंज, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे डार्क फ्रिंज बनती है हमारे पास। ओके हो गया सर। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिंजेस बन रही होती है वो कंसेक्यूटिव बनती है, पहले ब्राइट बनेगी फिर डार्क आ जाएगी, फिर ब्राइट बनेगी फिर डार्क आ जाएगी। अच्छा डन हो गया सर। एक फ्रिंज की आपके पास जो थिकनेस होती है उसे हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एल ओवर डी। जिसमें लैम्डा क्या चीज होती है, हमारे पास वेवलेंथ होती है लाइट की। लैम्डा किसे कहते हैं भैया, हम लोग वेवलेंथ को कहते हैं सर। डन हो गया। एल किसे कहते हैं हम लोग सर? एल होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो फासला है उसे हम लोग एल कहते हैं, यानी कि इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास एल कहते हैं। जबकि डी क्या होता है? डी होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। जो स्लिट्स है, जो आपके पास दो आपने परफोरेशन की हुई, जो ये दो छेद किए हुए, इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डी कहते हैं। डन हो गया सर, ये फॉर्मूला तो समझ में आता है। और ये डेल्टा वाई कौन है आपके पास भैया? फ्रिंज स्पेसिंग है, ये भी याद रखना। डेल्टा वाई क्या है हमारे पास सर? फ्रिंज स्पेसिंग है हमारे पास। ठीक हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है कि डेल्टा वाई क्या चीज है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है भाई यंग डबल स्लिट तो आपने बता दिया, आगे बताया ना सवाल में क्या है। ओके सवाल भी देख लेते हैं। कह रहे इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, अच्छा जी, इस डिस्टेंस को यानी कि जो एल है आपके पास, इसको हम लोग क्या कर दे? इंक्रीज कर दे बाय 25%, तो फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा सर? फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या? लैम्डा एल ओवर डी। मुझे यहां से देख के क्या पता लगता है कि डेल्टा वाई यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो भी पावर 1 के साथ लीनियरली है, तो जितना एल बढ़ाओगे उतना डेल्टा वाई बढ़ेगा। अगर आपने एल 25% बढ़ाया तो डेल्टा वाई भी कितना बढ़ जाएगा सर? आपके पास 25%। लीनियर रिलेशनशिप, लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस बाय 25%, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है सर, ये तो मिक्सर लग रहा है, आपके पास फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आने लग गए और फिजिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आए हमारे पास। ये तो ठीक है, गुड हो गया। आगे देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आज हमें नजर आए भाई। आए चलें आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। आगे सर ऑसिलेशन से भी एक सवाल आ गया हमारे पास। सेकंड हार्मोनिक इन अ क्लोज्ड पाइप। सबसे पहली चीज क्या बोल रहे हैं? क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप के लिए याद रखना कि क्लोज्ड पाइप में सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स बनते हैं सर? ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं। ऑड हार्मोनिक्स का मतलब क्या होगा? आपके पास एक लूप बनेगा या तीन लूप बनेंगे या पांच लूप बनेंगे या सात लूप बनेंगे। ऑड नंबर्स है ना, सिंपल। अच्छा सर, तो F1 जो भी है, जो भी F1 है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। डन हो गया सर, यहां तक बात समझ में आती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये जो F3 होता है ये बराबर होता है हमारे पास NF1 के, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं FN जो है वो बराबर होता है NF1 के। NF1 मतलब ये हो जाएगा 3F1 के, यानी कि हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक एक्चुअली आपके पास कौन सी होगी? थर्ड लूप की फ्रीक्वेंसी। थर्ड लूप की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 3 टाइम्स होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? सेम एज फंडामेंटल? नहीं, 3 गुना है फंडामेंटल के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 टाइम्स फंडामेंटल। ठीक हो गया सर, ये जी भी समझ में आती है। अब थोड़े से फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स भी नजर आने लग गए हम लोगों को। यानी कि आज का जो अगर पेपर हम देखें तो ये एक मिक्सचर बना, ये एक ब्लेंड बना। वो जो बच्चों के दरमियान जहन में एक मिथ होती है ना कि यार सिर्फ सेकंड ईयर आती है ज्यादा आपके पास नेट 1 नेट 2 में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपने हर टॉपिक को कवर करना है। आप यहां से ये भी देख सकते हो कि नॉर्मली सेकंड ईयर की भी ज्यादातर तकरीबन सभी टॉपिक्स को टच किया गया अभी तक, और फर्स्ट ईयर के भी अभी टॉपिक्स टच होना शुरू हुए। तो अब देखते हैं हम लोग कि और सारे टॉपिक्स कैसे कवर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी याद रखना है कि कोई भी चीज छोड़ के जानी नहीं होती। नेक्स्ट के नेट 2 के आज डे 2 के जो एमसीक्यूज हैं वो क्या हमें बता रहे हैं कि कोई भी टॉपिक हमें छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि जो छोड़ के जाओगे पेपर में वही टॉपिक नजर आएगा तुम लोगों को। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे कहते हैं भाई, कह रहे रेजोनेंस अकर। रेजोनेंस कब अकर होती है? अच्छा बताते हैं।
रेजोनेंस के लिए ना सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने कभी ओपेरा सिंगिंग सुनी है? नहीं सुनी तो मैं बताता हूँ क्या होता है ओपेरा सिंगिंग। सुनी होगी कहीं ना कहीं, तुमने कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो या किसी रील शील में देखा जरूर होगा। एक मोटी सी आंटी होती है, अच्छा आई एम नॉट बीइंग एनी काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग पर्सन ओवर देयर, ठीक है, पर्सन हु डज दैट, बस एक एग्जांपल ले रहा है। एक मोटी सी आंटी होती है, वो इतनी पतली आवाज में गाना गाती है कि सामने रखे हुए शीशे का ग्लास टूट जाता है, ठीक है। ऐसी पतली चुभने वाली आवाज जो होती है आपके पास, वो ऐसा क्यों होता है उसकी वजह समझना। देखो आपके पास कोई भी सॉलिड बॉडी जो होती है, कोई भी सॉलिड बॉडी जो होती है, अच्छा यही चीज हमारे पास किसमें होती है? ये चीज हमारे पास अर्थक्वेक्स वगैरह में भी होती है, जब बॉम्ब एक्सप्लोजन होती है तब भी होती है कि शीशे टूट जाते हैं। एक बम फटा मेरे घर से थोड़ा सा दूर, तो मेरे घर की शीशे क्यों टूट गया भाई? उससे उसकी वजह समझना, उसकी वजह क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, मेरे घर का शीशा है या फिर शीशे का ग्लास है, कुछ भी है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पास ऑब्वियस सी बात है, हमें मालूम है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन की एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उनकी वाइब्रेशन की क्या होती है? एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर सामने से कोई वेव एक ऐसी आ गई जिसकी फ्रीक्वेंसी इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये मैच कर गई किसके साथ? बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो बॉडी के अंदर एक डिस्टर्बेंस आएगी, और वो डिस्टर्बेंस नॉर्मली हमें तोड़ने की शक्ल में नजर आती है आपके पास। अगर हमारी भेजी गई फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गई? बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो बॉडी ब्रेक हो जाती है, बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा, तो रेजोनेंस कब होती है? जब हमने जो फ्रीक्वेंसी दी, हमने जो फोर्स करी फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर हो जाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। एक है डैम्पिंग, डैम्पिंग का तो सर कोई जिक्र ही नहीं किया आपने। डैम्पिंग तो रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड को कहा जाता है। बी, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यस सर, दैट इज द ऑप्शन, कि जब हमने जो फ्रीक्वेंसी दी, जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, वो किसी भी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाती है? हमारे पास मैच कर जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं फिर आपके पास, कि यहाँ पे जो फिनोमेना अकर होगा, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। ये हमारे पास क्या कहलाता है? आपके पास रेजोनेंस कहलाता है। डन हो गया सर जी, आगे बताएं और क्या सवाल आया आज आपके पेपर में? आज मेरे पेपर में नहीं भाई, नेस्ट नेस्ट के नेट 2 सीरीज 2026 के पेपर में, डे 2, 1 फरवरी 2026 को कह रहे हैं अ पार्टिकल ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया सर, एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड को x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आ गया? 0.1 मीटर आ गया। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी आ गई? 10 रेडियंस पर सेकंड आ गई। डन हो गया। कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला होता है सर ओमेगा एक्स नॉट। दैट्स इट, ओमेगा 10 है, एक्स नॉट 0.1 है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1, और वेलोसिटी निकालिए तो यही हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इजी पीजी, बट this easy peasy becomes easy when you remember the formulas, when you memorize the formulas। और ये formulas मुझे मेरे बेटे पक्का पुख्ता यकीन है कि हमारे बैच के स्टूडेंट्स के अंदर आपके पास ये टॉपिक जब पढ़ाया गया था, तो बैच के स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी कंप्लेन मुझे याद है, मुझे लाजमी की थी कि भाई सर इतने सारे इस चैप्टर के अंदर इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन क्यों दी गई है, इतना लेंथी क्यों बनाया गया, इतने लेक्चर्स में क्यों पढ़ाया गया। अब जाकर उनको समझ में आएगा कि भाई आपके पास इतने ज्यादा लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर करवाने की वजह क्या थी, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इतना है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमें इतने तरीके से याद रखने हैं, फॉर्मुलाज मेमोराइज करने हैं, तभी आप लोगों को मेरे बेटे लेंथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ताकि आगे जाके नस्ट क्या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के जो सवालात हैं वो तुम्हारे लिए बच्चों वाले हो जाएं। ठीक है, आओ आगे चलें भाई, आगे क्या चीजें हमारे पास। आगे कह रहे हैं विच प्लेनेट हैज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी। इनमें से कौन सा प्लेनेट है जिससे बाहर भागने के लिए मुझे सबसे कम वेलोसिटी चाहिए होगी। ओके सर, चेक करते हैं भाई कि बाहर भागने के लिए हमें सबसे कम वेलोसिटी कहां से चाहिए होगी। जी सर, तो ये कैसे बताएंगे अब हम लोग के भाई मिनिमम एस्केप वेलोसिटी किसकी है। तो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होगा आपके पास, कि भाई एक प्लेनेट से मैं बाहर भागना चाहता हूं, तो मुझे कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं उसकी ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाऊं, उसकी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ से बाहर निकल जाऊं, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाऊं। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं आपके पास? एस्केप वेलोसिटी। और अगर आपने याद रखना है तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है VESC, लिख देते हैं उसको, और वो फॉर्मूला होता है √2GR, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल बॉडी एंड द प्लेनेट। अब देखो ये एक सन है, एक सन के एक ही सन है भाई हमारे पास सर। पहला प्लेनेट है मार्स, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, सॉरी माय बैड, सबसे पहले आता है भाई मर्क्यूरी, उल्टा हो गया, मैं उससे गलती हो गई छोटी सी। मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर हमारे पास कौन आता है? मार्स आता है, ठीक है, फिर जुपिटर आते हैं, सही, एंड सो ऑन। हमारे एग्जांपल में अब भाई सवाल में ये सब कुछ गिवन है, तो इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। अब देखो आपके पास होता है क्या है, सन से जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, उस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? यहाँ पे आर कह रहे होते हैं। अब अगर सवाल आया है कि भाई आपके पास मिनिमम एस्केप वेलोसिटी किसकी है, तो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी हमारे पास हम कैसे निकाल रहे होंगे? हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई आपके पास ग्रेविटेशनल जो
ये डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे इन दोनों बॉडीज के दरमियान, किसके दरमियान, सन और प्लेनेट के दरमियान, वो सबसे छोटा किसके लिए है, जिसके लिए सबसे छोटा होता रहेगा उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी, उसके लिए एस्केप वेलोसिटी मिनिमम बन जाएगी, क्योंकि देखो ना आर की वैल्यू जिसके लिए कम, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसी के लिए हमारे पास कम हो जाएगी। तो अब किसके लिए कम है, सबसे कम तो सर मर्क्यूरी के लिए है, मर्क्यूरी तो ऑप्शन में नहीं है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है। इसका मतलब सर आपके पास मिनिमम एस्केप वेलोसिटी किसके लिए बन जाएगी, फिर हमारे पास इन सारे ऑप्शन में से वीनस के लिए, विच इज ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए वीनस। ठीक हो गया सर जी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन ए वीनस। मूविंग ऑन, कह रहे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0050400। अरे वाह, इतना बड़ा नंबर लिख के दे दिया। तो पहले तो ये बात याद रखना कि डेसिमल्स में अगर वन से छोटा डेसिमल होता है, डेसिमल्स में अगर वन से छोटा डेसिमल होता है, यानी कि 0.001, 0.0010 या फिर 0.0010 0.0001040 ऐसे कुछ भी आ जाए, ये वन से छोटे डेसिमल्स है। तो वन से छोटे डेसिमल में शुरू के अंडे कोई सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, आगे की वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ, और वो भी कौन है सर, आपके पास वन है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, वन और जीरो, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे सर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से यहाँ पे शुरू के तीन अंडे बेकार थे, यहाँ पे चार अंडे बेकार हो गए, और आखिर के एक दो तीन चार ये बन जाएंगे सर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारी वैल्यू में क्या है, तीन अंडे बेकार हो गए, एक दो तीन चार पांच, कितनी हो गई सर, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइव। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो भाई नस्ट के आज जो नेट टू के अंदर 2026 फर्स्ट फरवरी 2026 को जो एमसीक्यूज देखे गए, ये एक ब्लेंड है तमाम ही टॉपिक्स का, हर तरह के टॉपिक कवर हो गया सर अब तक। तो आपके पास फर्स्ट ईयर के भी, सेकंड ईयर के भी। तो भाई एक क्रक्स तो मुझे यहाँ से निकलने को क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ भी छोड़ के मत जाना, कोई टॉपिक भाई आपके लिए अनइंपॉर्टेंट नहीं होता। नस्ट के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। गुड हो गया सर जी। आइए देखें आगे और क्या क्या दिया गया आपके पास। कह रहे एंटी मैटर वाज थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड बाय। देखो भाई आपके पास एंटी मैटर क्या होता है, एंटी मैटर के नाम पे आप लोगों ने सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स के अंदर एक ही एंटी मैटर पढ़ा है आज तक। इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर होता है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर कौन होता है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, अच्छा ये बात भी याद रखना कि भाई एंटी मैटर आपके पास इस यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है, ऐसा नहीं है कोई कि फिक्शनल चीज है या फिर सिर्फ मूवीज में आपने सुनी होगी। एंटी मैटर को हमें बकायदा लैब्स में बनाना पड़ता है। ठीक है, एंटी मैटर नॉर्मली हमारी रीच में नहीं होता, उसको हमें बनाना पड़ता है। पॉजिट्रॉन एक ऐसा एंटी मैटर जो कि डिस्कवर हुआ था आपके पास, और एंटी मैटर के बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी वो जिस साइंटिस्ट ने करी थी उनके लिए नाम याद रखें, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट। और वो फैक्ट क्या है भाई, कि हमारे पास किसने करी थी, डिराक ने की थी। अब ये डिराक साहब को भाई अपने पास क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो आइंस्टाइन ने नहीं करी, बोर ने नहीं करी, हाइजेनबर्ग ने नहीं करी, ये किसने करी भाई, हमारे डिराक साहब ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। डन हो गया सर जी। आगे चले, और क्या दिया भाई आज के सवाल में, कह रहे हैं एन आइसोबार कंटेन्स एटम्स विद सेम। देखो बेटा आपके पास डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ आपने नाम सुने होंगे, एक आइसोबार सुना होगा, इसके अलावा आपने एक आइसोमर भी सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोगों ने, एक आइसोटोप सुना होगा। एनीवेज हमारे पास इन दोनों का काम होता है, आइसोबार और आइसोटोप। आइसोटोप किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, सॉरी माय बैड उल्टा लिख दिया। मास नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है, ठीक है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं हमारे पास। जबकि आइसोबार इसी का ऑपोजिट होता है। आइसोबार क्या होते हैं कि ऐसे दो ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं, एक एटम की दो ऐसी वेरिएशंस जिनके मास नंबर सेम होंगे लेकिन उनके अंदर डिफरेंट क्या हो जाएगा, उनका एटॉमिक नंबर। तो अगर आपके पास मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आपके पास आइसोबार कहते हैं। आइसोबार का मतलब होता है मास नंबर सेम होंगे और एटॉमिक नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, डिफरेंट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, क्लियरली सेम क्या है, ऑप्शन ए मास नंबर। डन हो गया, और दिखाएं सर। आगे कह रहे हैं भाई आपके पास अ प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ टू अप क्वार्क्स। ये तो सर आपने ऊपर भी समझाया था हम लोगों को, एक प्रोटॉन जो है उसके अंदर दो अप क्वार्क होते हैं और क्या एक डाउन क्वार्क होता है। बिल्कुल सही है सर, ये तो पढ़ाया था आपने, ऊपर ही पढ़ाया भी। अच्छा, अप क्वार्क का चार्ज ये भी बताया था सर आपने, और डाउन क्वार्क का चार्ज ये भी बताया था आपने। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ अ पार्टिकल मेड ऑफ थ्री डाउन क्वार्क्स। थ्री डाउन क्वार्क से अगर कोई पार्टिकल मिलकर बना है तो बताओ उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। डाउन क्वार्क के बारे में उन्होंने खुद बता दिया कि भाई इसका चार्ज क्या होता है, -1/3e। आओ कर लेते हैं। तो भाई तीन डाउन क्वार्क हैं, ये हो जाएगा सर आपके पास, इसके साथ ई तो लगा दे, ये लोग ई लगा देते हैं भाई, ये लोग खुश हो जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास सर -1 ये हो जाएंगे -3/3e, क्योंकि कितना बन जाएगा, -e के बराबर। या इसको अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1e भी लिख सकते हैं, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर आ जाएगा। ओके हो गया सर, नेगेटिव सर ये तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर किसे बोलेंगे फिर हम लोग, ऑप्शन ए को, -1e, दैट इज गोइंग टू बी द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री डाउन क्वार्क्स।
डन हो गया सर जी, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। अब तक तो आपके पास सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और ये फिर से अगर आप देखें तो एटॉमिक फिजिक्स का एक सवाल निकल के आ गया हमारे पास यहाँ पे। आए और देखते हैं, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स का, माय बैड। अगले सवाल में कह रहे हैं इन हाइड्रोजन एटम, एक और न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स का सवाल है, पढ़ते ही समझ में आ गया भाई। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 5 टू एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ने कहां से कहां ट्रांजिशन करी भाई, एन इज इक्वल टू 5 से, ये 4 3 2 1 कहाँ ट्रांसफर हुआ भाई, एन इज इक्वल टू 2 पे आया। तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकाली होगी उसने, कितनी निकाली होगी जरा साइड पे कर लेते हैं ना। एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर एच सी ओवर लैम्डा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच सी इंटू 1/λ। बिल्कुल, ये जो 1/λ होता है अकॉर्डिंग टू बोहर, ये बराबर होता है सर आपके पास आर एच इंटू 1/mg² ग्राउंड स्टेट का स्क्वायर माइनस 1/ne² एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर। डन हो गया भाईजान। तो सर ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ये फॉर्मूला हो जाएगा एच सी आर एच, ये सब एक साथ आ गए, ये सब कांस्टेंट्स हैं। 1/ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या है सर, पहले देखो ना 5 से 2 में आया, 5 एक्साइटेड हो जाएगी और 2 क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। तो ग्राउंड हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस एक्साइटेड हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर 1/25। ठीक हो गया सर जी। तो जरा इसको थोड़ा और सॉल्व करते चले जाए तो देखें क्या बन रहा है हमारे पास। ये बन रहा है E इज इक्वल टू एच सी आर एच। डन हो गया। आगे क्या है सर, 1/4 और 25 और 4 कैल्सियम आ जाएगा हमारे पास 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 4, जो कि हो जाता है हमारे पास कितना, ये हो जाता है सर आपके पास एच सी आर एच 21 डिवाइडेड बाय 100। डन हो गया सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब क्या कह रहे हैं, एक और ट्रांजिशन हुई, अच्छा एक और ट्रांजिशन भी है जो कि कहां से कहीं 4 से लेके 1 तक हुई, 4 से लेके 1 तक हुई, तो उसकी भी एनर्जी निकाल लेते हैं यार जरा साइड पे। उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, वो भी देख लेते हैं अपने पास। अब उसकी एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मुला डायरेक्ट यूज कर लूं, जी सर कर लें, एच सी आर एच। और आगे क्या करना है सर हम लोगों ने, आगे हम लोगों ने करना है भाई 1/mg² माइनस 1/ne², ग्राउंड में से एक्साइटेड के स्क्वायर को माइनस करना है, स्क्वायर और रेसिप्रोकल दोनों। ठीक है, अच्छा ग्राउंड का आपके पास क्या वैल्यू है भाई, यहाँ पे 4 से किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो 1 ग्राउंड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, और एक्साइटेड 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। डन हो गया सर। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करा हम लोगों ने तो ये क्या बन गया, देखें ये बन गया हमारे पास ई, इसको ई डैश कर देता हूं मैं, ई डैश ई डैश ई डैश हमारे पास हो गया एच सी आर एच। डन हो गया। और ये 1/16, 16 एलसीएम आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 16 माइनस 1, जो कि बन जाएगा ई डैश इज इक्वल टू एच सी आर एच, और आगे आ जाएगा हमारे पास 15/16। ये निकालने का क्या फायदा हुआ, कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड इन द फर्स्ट ट्रांजिशन टू दैट इन द सेकंड ट्रांजिशन। ये जो दोनों एनर्जीज आपने निकाली ना सर, इन दोनों का रेशियो निकाल के दिखाएं। आओ निकालते हैं, ये हो जाएगा ई ओवर ई डैश। ठीक है, ई ओवर ई डैश का रेशियो निकालना है। ई की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास, एच सी आर एच, और यहाँ पे क्या था हमारे पास 21/100, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सर 21/100। डन हो गया। और डिवाइड में कौन आ रहा है सर हमारे पास, दूसरे वाले की ई डैश, ई डैश की वैल्यू क्या, एच सी आर एच, और यहाँ आ रहा है हमारे पास 15/16। डन हो गया सर। ये एच सी आर एच को तो ऐसे ही काट देते हैं। ठीक हो गया। और क्या क्या कट रहा है वो भी देख लेते हैं। अब देखें सर आपके पास क्या क्या कट रहा है, 3 7 से 21 होता है, 3 5 से 15 होता है। डन हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा 4 4 से 16 होता है, और 4 25 से हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। डन हो गया। अब देखें ऊपर क्या बचता है हमारे पास, ये 4 सबसे टॉप पे चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा सर आपके पास। जरा मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जब ये टॉप पे चले जाएगा तो 7 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 28। 7 4 कितने हो गए, 28, और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से। 25 इंटू 5 कितने हो जाएंगे सर आपके पास, ये हो जाएंगे बेटा आपके पास 125। तो मुझे 28 और 125 को डिवाइड करना है। आए वो भी देख लेते हैं कैसे होगा भाई। अगर मुझे 28 और 125 को डिवाइड ही करना है तो देखिए भाई कैसे होगा। जब मैंने 28 और 125 को डिवाइड करा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 125, ये आ गया 28। ठीक है सर, पॉइंट लगाया क्योंकि बराबर नहीं है, यहाँ पे 0 लग गया। अब 125 2 होता है हमारे पास कितने, 250। डन हो गया। फिर कितने बच जाएंगे पीछे आपके पास, 30। अच्छा 30 बच गया हमारे पास। अब ये देखो 0.2 तकरीबन आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.2। अब 0.2 के करीब करीब ढूंढ लो कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 0.2। 0.2 तो सर ऑप्शन ए में ही मेंशन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 0.21। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर 0.21। ठीक हो गया सर जी, रेशियो निकल रहा है हमारे पास 0.21। डन। आए आगे दिखाएं और क्या क्या सवाल है आपके पास नेट टू 2026 के डे 2 1 फरवरी 2026 वाले पेपर में फिजिक्स के। चलिए जी आए देखें अगला सवाल, और क्या आपके पास आज के दिन हमें नजर आने कह रहे हैं ना, कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपके पास और एम्पलीफायर है। ट्रांजिस्टर का जो काम होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वो होता है करंट के सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर बोले या एम्पलीफायर बोले, दे बोथ मीन काइंड ऑफ द सेम थिंग, बिकॉज ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर का काम ही क्या होता है भाई, एम्पलीफाई करना सिग्नल को। कह रहे इफ द बेस करंट इज
अच्छा जी, बेस का जो करंट है वो कितना है हमारे पास 20 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर आ गया सर आपके पास यहाँ पे, डन। और कलेक्टर का जो करंट है वो कितना है, 2 मिली एम्पियर है। कलेक्टर का करंट कितना है आपके पास सर, 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर, डन। कह रहे व्हाट इज द बीटा करंट गेन। बीटा करंट गेन का बेटा फॉर्मूला होता है आपके पास, याद रखिएगा, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। कलेक्टर करंट हमारे पास कितना है, 2 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर है, जबकि बेस करंट कितना है हमारे पास, 20 एक्सपोनेंट -6 है। ठीक हो गया सर, ये तो आसान है। कैसे आसान है, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, डन हो गया सर। ये हो जाएगा 10 की पावर -3 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर -5। ये -5 जब ऊपर जाएगा आपके पास तो -5 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, -3 + 5, जो कि बच जाएंगे 10 की पावर +2, और 10 की पावर +2 बराबर होता है 100 के। तो इसका मतलब बीटा गेन कितना आ रहा है हमारे पास, 100 आ रहा है एग्जैक्टली। बीटा गेन कितना आ रहा है आपके पास, 100 आ रहा है। अगर बीटा गेन 100 आ रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 100। मूविंग ऑन, यानी अ ट्रांसफॉर्मर विद 500 टर्न्स एंड 100 सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। प्राइमरी टर्न्स कितनी आ गई हमारे पास, 500। प्राइमरी टर्न्स कितनी है हमारे पास, 500, और 100 जो है वो क्या है, सेकेंडरी टर्न्स है, डन हो गया। कह रहे हैं हैज अ प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज आ गया 220 वोल्ट, ठीक हो गया सर। तो प्राइमरी टर्न्स एनपी कितनी आ गई, 500। सेकेंडरी टर्न्स एनएस कितनी आ गई हमारे पास, 100, और प्राइमरी वोल्टेज कितना आ गया आपके पास, 220 वोल्ट्स। कह रहे इफ 5% ऑफ द फ्लक्स इज लॉस्ट ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट्स, 5% लॉस आ रहे हैं। 5% लॉस आने का मतलब ये ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं है, कितना है, 95% एफिशिएंट है आपके पास। कह रहे व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। अगर तो सर ये 100% एफिशिएंट होता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, वीएस ओवर वीपी बराबर होता है एनएस ओवर एनपी के। जरा यहाँ से वीएस निकालने की कोशिश तो करते हैं। एनएस, एनएस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सर 100 दी हुई है, मल्टीप्लाई हो जाता है वीपी से। वीपी की वैल्यू कितनी आ रही है सर हमारे पास, 220 आ रही है, और डिवाइड हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से, जो कि कितना है हमारे पास, 500 है सर। तो सबसे पहले तो दो अंडों को मैंने काट दिया। 220 को डिवाइड करना है 5 से, 220 को डिवाइड करना है 5 से, कर लेते हैं सर। 5 1 5, 5 4 20, 20 होते हैं, 2 बचा, 20 आ गया, फिर एक और 4 आ गया, तो ये हो गया 44। तो इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज 44 वोल्ट आता अगर ये 100%, अगर ये 100% एफिशिएंट होता। बट ये 100% एफिशिएंट नहीं है, ये कितना है, 95% एफिशिएंट है। 5% लूज हो रहा है, 5% लूज हो रहा है, तो इसमें से 5% माइनस कर दो, इसमें से 5% ऑफ 44 माइनस कर दो, और करते हैं, ये हो जाएगा 44 -5% का मतलब होता है सर 5/100 मल्टीप्लाई बाय 44, डन हो गया सर। तो 4 अगर मैं इनको करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास 44 -5 मल्टीप्लाई बाय 100, और 44 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है आपके पास मेरे बेटे 0.44। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.44, ये होता है हमारे पास 0.22। अब आप सॉरी 0.22 लिख दिया मैंने, 2.2, माय बैड। ये कितना हो जाता है आपके पास, 2.2। अब 44 में से जब मैं 2.2 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 41.8 वोल्ट। यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज कितना आ जाएगा, 5% लॉस के बाद आना 44 चाहिए था अगर ये आइडियल होता, बट ये आइडियल नहीं है। तो लॉस के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 41.8 वोल्ट, जिसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 41.8 वोल्ट्स। ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 41.8 वोल्ट्स। तो यहां से हम लोगों ने ये भी देखा कि आज थोड़ा सा ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ज्यादा आपके पास फोकस किया गया है आज के सवालों के अंदर। आए और देखते हैं भाई हमारे पास आज नस्ट के नेट टू डे टू 2026 2 फरवरी 2026 में और क्या सवाल देखेगा। कह रहे हैं आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप चेंजेस फ्रॉम 8 वेबर्स टू 2 वेबर्स। कहां से चेंज हो रहा है, 8 वेबर से चेंज होकर कितना हो रहा है भाई, 2 वेबर्स हो रहा है हमारे पास। ठीक हो गया, ओके, in 0.5 seconds, डन हो गया सर। यार इफ द लूप हैज 50 टर्न्स व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होती है अकॉर्डिंग टू फेरेडे उसका फॉर्मूला होता है n डेल्टा फाइ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, डेल्टा फाइ का मतलब होता है भाई आपके पास चेंज इन फ्लक्स, और डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है, कितने टाइम में हो रहा है, टाइम एलैप्स। और वैल्यूज पुट करते हैं सर यहाँ पे, तो एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 दी हुई है। चेंज कितना है फ्लक्स में भाई, 8 था 2 हो गया, 8 और 2 में कितना चेंज होता है भाई, सिंपल है सर, ये तो 8 -2 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 6, डन हो गया। टाइम कितना लगा हमारे पास, 0.5 लगा। मैं एक ही पॉइंट काटूंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। ठीक हो गया, ओके, 5 1 5, 5 10 50, और 10 इंटू 60 ये हो जाएंगे सर आपके पास 600 वोल्ट्स। तो इसका मतलब कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी यहाँ पे, 600 वोल्ट्स की ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो कि क्लियरली ऑप्शन ए नहीं है, ना सी है, ना डी है। ये हो जाएगा आपके पास सर ऑप्शन बी 600 वोल्ट्स।
तो ये थे मेरे बच्चे कुछ एमसीक्यूज जो कि आज के दिन आपके पास प्रीडोमिनेटली देखे गए और बच्चों ने रिपोर्ट किए हैं। अगर आप इसी तरीके से सिर्फ फिजिक्स के मोर देन 400 क्वेश्चंस की मैराथन से प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी मैराथन के वो क्वेश्चंस जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ नेस्ट के लिए, या फिर ये कहा जा सकता है कि भाई नेस्ट के नेट वन में देखे गए थे सारे क्वेश्चंस, वो उसके अलावा जो नेस्ट के पास पेपर से मिला के हमारे पास बने, उनसे बनी आपके पास एक 400 प्लस क्वेश्चंस की फिजिक्स की मैराथन, जो कि तमाम टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स को रिवीजन के लिए भी आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और नेस्ट के एग्जाम के अंदर एस करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू ज्वाइन आवर पोर्टल, एंड हाउ टू ज्वाइन द पोर्टल उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। यहां पे मुझे दीजिएगा इजाजत, आपके अपने सर सैयद हंसला बुखारी को। अल्लाह हाफिज एवरीवन। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं दिया, अभी देना है, तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है? देखो, बैच की खास बात क्या होती है? सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें, वीकेंड के ऊपर होंगे। अगर आप वीक डेज का लेना चाहें, वीक डेज पे होंगी। अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें, कंप्लीट वीक पे होंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है, और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे एलएमएस पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं, और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस, जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या एकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं, तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है, उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा, और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव
डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा, हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको, जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भाई जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने, तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल में चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर, 70,000 60,000 रुपए देने के बाद एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं भाई, ये डाउट क्लासेस हैं। डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है भाई, नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन।
इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूँ, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज्ड पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।